गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के एमडीएस यूनिवर्सिटी के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम जिस लेक्चर की सीरीज़ पर आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय राजनीति के सामने जो चुनौतियां हैं, या फिर यूँ समझिए कि भारत की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, इसके सामने चैलेंजेस कौन कौन से हैं। सिलेबस में आपके चैप्टर का नाम ये दे रखा है और उसको कई हिस्सों में बांटा गया है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट हम देख चुके हैं। आज दूसरे पक्ष की ओर बढ़ते हैं और वो है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट या सामाजिक तत्व, और उसमें से हम जिस बिंदु पर आज चर्चा करेंगे वो है जाति या कास्ट। अब इसकी शुरुआत ही आप इससे उठाएं कि जाति या कास्ट तो बेसिकली सोशलॉजी का एस्पेक्ट है, समाजशास्त्र का, समाज के अध्ययन क्षेत्र है। इसका राजनीति से क्या संबंध? लेकिन आप पाएंगे केवल संबंध नहीं है। केवल संबंध कहना तो इसको बहुत ही हल्का कर देना होगा। मैं ये कहूं कि बहुत गहरा संबंध है, तब बात बनेगी। इंडियन पॉलिटिक्स जो है, चाहे वो वार्ड लेवल से लेकर हम राष्ट्रपति और संसद के चुनाव तक की बात करें, हर स्तर पर जाति एक विशिष्ट भूमिका निभाती है और वो निर्णायक भी होती है। शुरुआत में करता हूं कुछ कोटेशन से। ये बात हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। प्रोफेसर रजनी कोठारी, कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स की किताब का नाम है। जबरदस्त काम किया है भारत में जाति की भूमिका पर, और भी कई लोगों ने किया है, कर रहे हैं अलग अलग विषयों में, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के विद्वान के रूप में रजनी कोठारी इन सबसे अलहदा हैं, ऊपर हैं। वो ये कहते हैं, उनका जो बेसिक कंसंट्रेशन है या पूरा जोर है वो इस बात पर है कि अब तक जाति की भूमिका को केवल नकारात्मक आयामों में देखा गया है। आप लोग 3 साल यूजी की परीक्षा दे चुके हैं, बीए तक आते आते। इस साल आप प्रीवियस में हैं, आपका 4था साल है, और उससे पहले मैं समझता हूँ 11वीं 12वीं क्लास के अंदर भी जब कोई सवाल आता है कि इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो ध्यान रखिएगा उसमें खाली आप उसकी बुराई नहीं करते हैं, बल्कि आप उसके जो अच्छे तत्व हैं उनको भी रेखांकित या अंडरलाइन करते हैं। भारत की जातीय व्यवस्था के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि रजनी कोठारी और उनसे पहले, रजनी कोठारी के अध्ययनों से पहले हो ही रहा था कि कास्ट सिस्टम को केवल एक नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा था, जो कि तस्वीर का एक पहलू था। रजनी कोठारी साहब ने इसके कई दूसरे आयाम देखे हैं और ये कहा है कि इसने भारत में विकास के मार्ग को आगे प्रेरित भी किया है, बढ़ाया है। अब वो कैसे, उसकी बात हम आगे या किसी अगले बिंदु पर करेंगे। हम पहले वो कोटेशन मैं आपके सामने पढ़ता हूं, पढ़ इसलिए रहा हूं ताकि कोई शब्द इधर से उधर ना हो जाए। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसका इस्तेमाल आप कीजिएगा। उनका कहना यह है, राजनीतिक और विकासशील संस्थाएं कभी शून्य में विकसित नहीं होती। राजनीति एक प्रतियोगात्मक कार्य है। इसका ध्येय कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त राजनीतिक सत्ता को पाना अथवा पहले से प्राप्त सत्ता पर अपना वर्चस्व कायम रखना है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को सहयोग द्वारा राजनीतिक शक्ति को सुनियोजित किया जा सके, प्लान किया जा सके। एक और विचारक हुए हैं A.H. हेंसन और जॉन डगलस। वो कहते हैं, जाति की अवधारणा को ध्यान में ना रखकर किया गया भारतीय राजनीति का अध्ययन अपूर्ण सिद्ध होगा। देखिए कितनी गहरी बात उन्होंने कही है कि यदि कास्ट को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप इंडियन पॉलिटी को ठीक से ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। और प्रोफेसर S.N. श्रीनिवास, ये एक समाजशास्त्री हैं, इनका कहना यह है
जाति एक वंशानुगत, सगोत्रीय और सामान्यतः स्थलीय समूह है जिसका एक विशिष्ट व्यवसाय से पारस्परिक संबंध होता है। जातियों के स्थलीय पद सोपान में जिनका एक निश्चित स्थान होता है। कि अब ये आर्थिक क्रियाकलाप है, सामाजिक है, व्यक्तिगत है। अब देखिए हर क्षेत्र में जाति एक खास भूमिका निभा रही है। अब हम बात करें इसके भारतीय राजनीति पर प्रभाव के इम्पैक्ट की। ये महत्वपूर्ण है, ये खास। पहला बिंदु है पॉलिटिकल पार्टीज में, राजनीतिक दलों में जाति के आधार पर निर्णय। अब इस चीज को आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। टिकटों का बंटवारा अभी आप देख रहे होंगे। अभी मेरा आपको ये टॉपिक पर वीडियो लेक्चर दिया जाना थोड़ा भाग्यशाली है हम दोनों के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। कई चुनाव में मतदान जारी है, कई होने वाले हैं, मतगणना होगी। ये सब आपके लिए होमवर्क है। देखिए कहाँ किस कास्ट या किस जाति की कितनी बाहुल्यता है, किसके कितने प्रतिशत मत हैं, कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ है, वो किस जाति का है, किसे कितने मत मिले। इलेक्शन स्टडीज जब बाद में होती है ना, तो ये सब आंकड़े उभर कर सामने आते हैं। खास तौर से आप देखिएगा जब परिणाम घोषित होगा ना, उस दिन आप कुछ समय टेलीविजन के सामने गुजारिएगा। बहुत से तथ्य, आंकड़े, डाटा आपके सामने आएंगे जो आपको सामने साबित कर देंगे कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन जात के अध्ययन के बगैर ठीक से संभव नहीं है। अगला बिंदु, ये मतदान व्यवहार का निर्णायक तत्व है। व्यक्ति कितना योग्य है, कितना क्षमतावान है, कितना संभावनाओं से संपन्न है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ फर्क पड़ता है वो किस जाति का है। और इसका एक दूसरा कारण भी है जो मैंने आपको कल बताया था अपने पिछले अध्याय में। गरीबी का एक कारण निरक्षरता भी है। व्यक्ति अपना पेट पहले भरेगा, किताब कापी बाद में खरीदेगा। निरक्षरता या गरीबी का इम्पैक्ट ये आता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कि वो सही और गलत में फैसला नहीं करता। वैसे ही अब इसका इम्पैक्ट यहां पर आता है। जो वोटिंग बिहेवियर है, मतदान व्यवहार है, उसमें जाति एक अहम भूमिका निभाती है। किस क्षेत्र में किस जाति विशेष के कितने लोग निवास करते हैं, कितना प्रतिशत है उनका, कितने वोट मिल सकते हैं कि विजय सुनिश्चित हो जाए। ये बड़े गणितीय खेल हैं और जो ये साबित करते हैं कि जाति जो है वो मतदान व्यवहार का एक प्रमुख निर्णायक तत्व है। अगला है डिसीजन मेकिंग है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जाति की भूमिका। देखिए ये भी खास है। राजनीतिक स्तर पर और देश के सरकारी स्तर पर जो फैसले होते हैं उनमें जाति एक खास भूमिका निभाती है। आप सरकार के या पॉलिटिकल पार्टीज के विभिन्न निर्णयों को देखेंगे तो इस बात को आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल क्रांतिकारी बदलाव करने से थोड़ा पीछे हटता है। और वो इसलिए कि वो कर तो देगा लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं होते। यदि पासा उल्टा पड़ गया तो वो चीज आपके खिलाफ जा सकती है। हालांकि जिसको आप बोलते हैं मैक्स वेबर की भाषा में करिज्मेटिक लीडरशिप, करिश्माई नेतृत्व, वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन वहां उस नेता का जो कद है और उसकी जो फॉलोइंग है वो इस जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठ जाती है। वो अपने आप में इतना विराट हो जाता है कि यदि वो कोई ऐसा फैसला करता भी है तो जनता उसको मानती है, क्योंकि वो उसके प्रभाव को, उसके करिश्मे को जानती है। पर सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। डिसीजन मेकिंग में कास्ट एक स्पेशल रोल प्ले करती है, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या
पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पर या सामाजिक स्तर पर। अगला बिंदु है सरकारों के निर्माण। कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, कौन मंत्री बनाए जाएंगे, कौन से उनको डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, क्या वो कैबिनेट में लिए जाएंगे या राज्य मंत्री होंगे या उप मंत्री होंगे या संसदीय सचिव होंगे। आप देखिए इन सब के बंटवारे जो हैं वो कास्ट के बेस पर तय होते हैं, उनका प्रभाव, उनकी भूमिका और उनसे भविष्य में मिलने वाले लाभों के ऊपर। और ये केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर लागू होता है। अगला बिंदु, राज्य की राजनीति में जाति की भूमिका। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। आप ये पाएंगे हर स्टेट में, बात की जो 29 राज्य हैं, आप ये पाएंगे उन 29 राज्यों में एक चीज खास है, वो ये कि कोई विशेष जात वहां, विशेष जाति निर्णायक भूमिका में होती है और उसकी निर्णायक भूमिका यानी उसकी संख्यात्मक उपस्थिति और उसका गुथा हुआ होना, यूनाइटेड होना, एक होना, ये सरकारों के सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और उनकी डिसीजन मेकिंग पर इंपैक्ट भी डालता है। और ये इंपैक्ट कई बार नेगेटिव होते हैं, कई बार पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इंपैक्ट डालते हैं, असर छोड़ते हैं। अब सरकारें इसमें कई बार असहज महसूस करती हैं और कई बार आप देखिए, मैं इस लेक्चर का अंत डॉक्टर अंबेडकर के साथ करता हूं। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान का लेखन कार्य पूर्ण हो गया था तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक थैंक्स स्पीच दी थी संविधान सभा के सामने, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बड़ी खास बात उन्होंने उसमें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि असली चुनौती तो अब सामने आएगी, संविधान निर्माण कोई बड़ी चुनौती नहीं थी और वो तब आएगी जब ये संविधान भारत के समाज में लागू किया जाएगा, क्योंकि हमने एक अत्याधुनिक संविधान बनाया है लेकिन हमारा समाज परंपरावादी है। ये परंपरावादी समाज इस आधुनिक संविधान को कितना स्वीकार या अस्वीकार करेगा, ये संविधान की सफलता या असफलता इस पर निर्भर करेगी। धन्यवाद।